बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था और हमने स्पेरिकल मिरर इक्वेशन भी डिराइव किया था। आज की इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। आज तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े थे वो रिफ्लेक्शन के साथ एसोसिएटेड थे, मिरर के साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन अभी ये जो आपका टॉपिक होगा ये हमारे साथ एसोसिएटेड होगा, रिफ्रैक्शन लेंसेज के साथ एसोसिएटेड होगा। लेंसेज के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपका शुरुआती टॉपिक है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी जब भी लाइट के रेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, डिविएट करता है, चेंज करता है। ये आपको थोड़ा इनसेन लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही होता है और आपने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में अपनी फील भी किया होगा। वो कैसे, वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एक डायग्रामेटिकली। जैसे कि लाइट की रेस एक मीडियम, सपोज लाइट की रेस हवा से पानी में जब एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक लेज़र की लाइट ले लें, लेज़र की लाइट मुफीद रहती है इस तरह के एक्सपेरिमेंट में। आप एक लेज़र की लाइट ले लें और उस लेज़र की लाइट को पानी की तरफ फोकस करें, मतलब उसकी रेस हवा से होती हुई जब वो पानी में जाएगी तो आप देखेंगे कि वो जो उसका, अगर उसकी आप लाइट को देखें तो एक लाइन की तरह नज़र आती है। तो वो लाइन की तरह आप देखें कि वो रेड लाइन जो लेज़र के रेड, अगर आपके साथ रेड कलर वाला लेज़र है तो वो लाइट जो रेस होगी वो पानी में थोड़ी उसकी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ी डिविएट होगी। आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आएगा। यही आपकी रिफ्लेक्शन होती है। तो यानी जब लाइट के रेस अपनी पाथ की अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी अगर वो हवा से पानी में जाता है, हवा यहाँ पर रेयर मीडियम है हल्का और पानी डेंसर है, आपको पता भी है कि ऐसा ही होता है भाई। तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। देखिए इसकी ओरिजिनल पाथ है, जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है, डैश जैसे लाइनें मैंने लगाई है, जबकि ये जो उसकी जो ओरिजिनल वो है वो तो ये है, लेकिन जब वो पानी में जाएगी हवा से जैसे ही इमर्ज करेगी पानी में तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, थोड़ा चेंज करेगी। तो ये उसकी जो अपैरेंट जो आपको नज़र आने वाली होगी ये वाली होगी। अगर आप लेज़र के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा मैंने बता दिया तो आपको ये कुछ ऐसा डिविएट होना नज़र आएगा। पहली वीडियो में मैंने बात की थी कि फिजिक्स विदाउट लॉस कुछ भी नहीं है। तो रिफ्लेक्शन की भी दो लॉज है। पहली लॉ, दिस लॉ स्टेटेड दैट कि द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा और डायग्राम यहाँ पर भी है, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा मैं बुक से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। बुक में डायग्राम थोड़ा बेहतर है। दूसरी जो लॉ है वो कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी साइन, ये साइन देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने ये साइन लगाया हुआ ये असल में ये वाला साइन है, ठीक है। यानी साइन थीटा आई, इंसिडेंट एंगल का साइन थीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन थीटा, ये बराबर होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। डायग्राम में थोड़ा इंटरप्रिटेशन करते ताकि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आए। मैं इस तरह करता हूँ कि बुक वाले डायग्राम को फॉलो करते क्योंकि वो थोड़ा कंप्यूटराइज पे लगा हुआ है तो थोड़ा बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये आपकी इंसिडेंट रेज है, ये वाली अगर आपको नज़र आ रही है, देखिए ये अच्छा ये देखिए ये ऑरेंज कलर का उन्होंने लिखा हुआ है इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज आकर यहाँ पर पड़ती है, इसको पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट कहते हैं यहाँ। और ये जो आपकी जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये आपके साथ पानी है या कोई ग्लास वगैरह ले सकते हैं, मतलब वो हवा है तो ये ग्लास है, मतलब दो अलग अलग मीडियम, या तो ये पानी होगा या ग्लास होगा। अगर ऊपर एयर है तो ये दो मुख्तलिफ। अगर ये इंसिडेंट रेज है जो कि यहाँ पर इंसिडेंट हो गई किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये अभी शीशा है, ग्लास है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर आप देखिए ये रेज जो है ये बिल्कुल ऐसे जा रही लेकिन थोड़ी डिविएट हो गई और अपने पाथ को चेंज कर दे इधर आ गया। यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन, पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सरफेस के साथ एक नॉर्मल लाइन खींचे जो कि सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री है। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बना रही है, ब्लैक किस्म कलर का जो लाइन है। तो आपने अगर इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, याद रखिए ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्शन देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये टॉपिक रिफ्रैक्शन का है। तो इसका एंगल आपने नॉर्मल से आपने क्या करना है, फाइंड करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था अगर लाइट के रेस, ये अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप लाइट की बात करते थे कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स कहती ही लाइट को है।
तो अगर लाइट के रेस हल्की मीडियम से यानी हवा से पानी में आता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। देखिए नॉर्मल की तरफ करीब आ रहा है। अगर सेम पैटर्न आप उल्टा करें, अगर वो लाइट के रेस शीशे से होती हुई हवा में जाएगी तो वो नॉर्मल से थोड़ा अवे बेंड करेगी। देखें ना, अभी ओरिजिनल लाइट ऐसे जा रही थी, बिल्कुल यहाँ पर मैं 1 फुट की मीटर रूल की मदद, देखिए ये आपकी ओरिजिनल रेज है, बिल्कुल देखिए मैंने इसकी सीध में लगा ली इस तरह, लेकिन आपकी जो डिवेटेड रेज है वो इतना बेंड कर चुकी है, तो यानी अगर वो डेंसर से रियर की तरफ जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। यहाँ पर अवे बेंड हो रहा है नॉर्मल से दूर, यहाँ पर नॉर्मल की करीब आ रहा है। तो ये तो थी आपकी रिफ्लेक्शन एंगल की जो वो है, जो तरीका है, जो आप कैसे लिखेंगे, तो जो अल्फाज मैंने बता दिया आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बुक में भी लिखी हुई है। अभी थोड़ी लास्ट के बारे में बात करते हैं, जो मैंने 2 लास्ट बताए। मैंने आपको कह दिया कि जो आपके साथ लॉ नंबर 1 है, ये आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि इसकी जो इंसिडेंट रेज है, देखिए जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कैसे? देखिए ये इंसिडेंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपका इंसिडेंट रेज आ गया है, और इसी पॉइंट से आपका रिफ्लेक्टेड रेज जनरेट हो गया, और इसी पॉइंट से आपके साथ नॉर्मल भी है। अगर आप देखिए एक कागज़ के ऊपर आपको नजर आ, देखिए एक शीट, एक कागज़ है, इसका कोई ऐसा पार्ट नहीं जो पीछे की तरफ हो या मेरे तरफ हो, आगे जो वीडियो में कर रहा हूँ मोबाइल की तरफ। इसको फिजिक्स की इस्तिलाह में इनटू द पेज या आउट ऑफ पेज कहते हैं। ये थोड़े आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप देखें, बहुत ही आसान चीज़ है। ये आपको एक प्लेन में नज़र आ रहा है, एक पेज के ऊपर नज़र आ रहा है, एक पेज ही तो आपका एक प्लेन होता है। तो यानी आपको देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्रैक्टेड रेस, इंसिडेंट रेस, और ये नॉर्मल की जो लाइन है, ये आपको एक पेज के ऊपर नज़र आए, तो इसका मतलब है कि ये सेम प्लेन में। दूसरा एंगल ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का साइन थीटा ले ले, यानी साइन थीटा, देखिए आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, मैं उस साइन थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यह साइन थीटा डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन थीटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, यहाँ पर छोटा होने की वजह से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये एंगल ऑफ आर है, रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के क्या ले ले, रेशो ले ले, यानी साइन थीटा आई डिवाइडेड बाई साइन थीटा आर इज इक्वल्स टू, ये एन के बराबर होगा, एक कांस्टेंट है जिसको फिजिक्स की इस्तिलाह में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये आपका हो गया, ये इसके बराबर होगा। ये आपका लॉ नंबर 2 है, याद रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ को फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। अभी आते हैं थोड़ा चंद जनरल टर्म्स है, जिस तरह के अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके साथ कि ये एन से रिप्रेजेंट होता है, और ये रेशो है सी डिवाइडेड बाई ई। सी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। याद रख के, जब लाइट की स्पीड आपने एयर या वैक्यूम में फाइंड करनी है तो उसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तकरीबन कोई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी करीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इन दोनों चीज़ों के अलावा, एयर और वैक्यूम के अलावा, यानी पानी हो गया, ग्लास हो गया, कोई और मीडियम हो गया, तो उसमें स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी स्पीड ऑफ द लाइट, ये रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान क्या है, रेशो है। और याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होते, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। जब 2 सेम क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो गए तो आपको तो पता ही होगा, कैंसिल आउट कर जाएंगी ऊपर वाली वैल्यू। देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड लगा रही, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, भी नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है, दोनों की मीटर पर सेकंड है, तो क्रॉस आउट करेंगे तो इनकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी, ये डायमेंशनल लेस वेरिएबल है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती, कुछ भी नहीं होता। और ये पेयर ऑफ मीडिया के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर हमने बताया था, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा देखें, ये देखें कि द रेशो बिटवीन की जो आपके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। अभी आते हैं स्नेल लॉ की तरफ। ये स्नेल लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए मैंने स्नेल लॉ को यूज़ करनी है। तो अभी से स्नेल लॉ को देखें। स्नेल लॉ क्या है, इसकी ये 3 फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखे, यानी n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। अगर डिफिनीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो मुश्किल लगेगा, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप हमें मैथमेटिकल फॉर्म में वो करवाए लिख ले, तो मैथमेटिकल फॉर्म के अलावा आप थ्योरेटिकल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वन मीडियम एंड द साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ एंगल
ऑफ थीटा इन दिस एंगल इन दिस मीडियम, यानी जिस मीडियम में वो रेज आ रही है, क्योंकि लाइट का चैप्टर है तो लाइट को एज अ रेज तो हमने ट्रीट ही करना है, तो यानी जिस मीडियम में रेज आ रहा है, बिल्कुल मैं एक मीडियम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाऊँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, स्नेल्ला, यानी आपके साथ ये जो रेज है जो अभी ग्लास से जा रही है, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें ये जो एंगल बना रहा है, फिर क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू ये जो एंगल बना रहा है इसका साइन थीटा, और इस मीडियम का जो ऊपर मीडियम एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और इसमें जो एंगल बना रहा है वो बराबर होगा इसमें जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल जो मैं ये आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पर एयर है तो आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको ग्लास का लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा NG, और ग्लास में कितना एंगल बना रहा था वो आपके साथ अगर साइन थीटा, मतलब अगर इंसिडेंट तो यहाँ पर इंसिडेंट लिखे इज इक्वल टू ये एयर था दूसरा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये दूसरा इधर जा रहा है। मैं तो डायग्राम की मदद से आपको फिर समझा दूँ मैं। देखिए अभी देखिए थोड़ा, यहाँ से लाइट की रेस जा रही है तो ये N1 हो गया, इधर जा रही है तो ये N2 हो गया, यहाँ पर एंगल बना रहे तो इसको मैंने इंसिडेंट का नाम दे दिया क्योंकि इधर जा रही है रेस, और यहाँ पर मैंने इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देना है, तो ये N1 ये हो गया, साइन थीटा 1 ये हो गया, ये N2 हो गया, और ये आपके साथ हो गया साइन थीटा 2। ऐसे आप इसको डील करेंगे। तो ये था स्नेल्ला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस N2 को इधर शिफ्ट कर ले और साइन थीटा 1 को इधर शिफ्ट कर, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर आप इधर से देखें तो N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ साइन थीटा 1, देखें ना उल्टे हैं एक दूसरे के, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन या साइन थीटा। तो यानी आपके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल बना रहा है वहाँ पर मीडियम में वो आपके साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यानी एंगल ज़्यादा होगा। एंगल का मतलब है कि यहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एंगल बेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखें, लाइट की रेज जितना ज़्यादा बेंड होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर थोड़ा चीज़ को वो करें, बेंडिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एंगल कम या ज़्यादा हो रहा है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो याद रखें, अगर आपके साथ एयर है तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मेरी बात समझ आ रही है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी ही आपके साथ बेंडिंग में भी फ़र्क ज़्यादा आएगा। याद रखें, अगर आपके साथ ये ग्लास है और यहाँ पर हवा से आपके साथ लाइट आ रही ग्लास में, अगर इस ग्लास के अलावा मैंने कोई और डेंसर मीडियम रख दिया तो ये बेंडिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो काइंडली ये मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं ये बेंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो ये बेंडिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि आपकी ये जो बेंडिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी। अगर मैंने ये बेंडिंग ज़्यादा कर दी तो एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ना, मैं यही तो कह रहा था आपको कि अगर ये मीडियम ग्लास के अलावा कोई और मीडियम होता तो वो अब सपोज कोई ग्लास से भी डेंसर मीडियम होता, सपोज कर ले, लेट अस सपोज कि ये एंगल बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जब बेंडिंग ज़्यादा हो गई तो ओरिजिनल से वो बहुत ही ज़्यादा झुक गया नॉर्मल की तरफ, तो इसका मतलब एंगल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। एंगल कम हो गया तो आपके साथ क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया। यही तो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को आप ऐसे कर सकते हैं, एंगल कम हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब एक छोटा सा एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली आप थोड़ा ध्यान लगा के देखें। थोड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको मैंने डायग्राम की मदद से आपको समझाया हुआ है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी है। इनको मैंने देखिए, ये आपके साथ एयर है, ये आपके साथ वाटर है, ये मैंने केसेस किए, ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा केस हो गया, और इसी तरह ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है पांचवा केस है। इस पांचवें केस में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरी की पूरी सिनेरियो बड़ी बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपके साथ एक लाइट की रेज है जो पानी से, देखिए वाटर से जा रही है, कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। इस लाइन के ऊपर वो एयर है, इस लाइन के नीचे पानी है, यानी ये सरफेस है, मीडियम का सरफेस है, इसके ऊपर हवा, इसके नीचे पानी। लाइट की रेज जा रही है एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ जा रही है, दूसरे एंगल ऑफ उधर जा रही है, एयर में जा रही है, तो उसके एंगल में थोड़ी डिविएशन आएगी, इसी को तो हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, केस नंबर 2 में मैंने एंगल को थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ये इंसिडेंट एंगल से ये वाला एंगल थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया, मतलब ये वाली रेज जो है ना, ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दी, मतलब उसको थोड़ा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा कर दिया। याद रखें, मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल के साथ आपने एंगल फाइंड करना है, तो नॉर्मल के साथ एंगल फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल को थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर डिविएशन भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई।
फिर मैंने क्या कर दिया, एंगल ज़्यादा करते गया, आखिर मैंने देखा कि एक एंगल के ऊपर, एक ख़ास इंसिडेंट एंगल के ऊपर यहाँ पर रिफ्रैक्टेड जो रेज है वो बिल्कुल 90 डिग्री है। ये देखिए यहाँ पर तो रिफ्रैक्टेड रेज आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्टेड रेज है, यानी 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल की लाइन है, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये सीधा लाइन 90 आ गए। उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ सी। यह एंगल ऑफ इंसिडेंट उस वक्त क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा जब आपके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया। इससे पहले तो हम मूव कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अभी थोड़ा एंगल ज़्यादा करें क्रिटिकल से, तो आप देखेंगे कि लाइट की रेस एयर में नहीं जाएगी बल्कि पानी में आएगी। यहाँ पर तो अम्यूज़ होने वाली बात है, अजीब किस्म की बात अराइज हो गई। यानी लाइट की रेस आप देखते हैं ना कि लाइट की रेस पानी से होती हुई हवा में जाती है। अगर आप थोड़ा इस तरह करें, पानी के ऊपर लाइट है तो आप देखेंगे, लेकिन एक ख़ास एंगल के ऊपर वो पानी की सरफेस के साथ है। अगर उस एंगल से थोड़ा भी आपने ज़्यादा कर दिया तो आप क्या देखेंगे कि लाइट की रेस सारा का सारा उस पानी में वापस आ जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा पानी है, ये नीचे जो मैंने लगाया ये सारा का सारा पानी है। तो देखें ना ये आपके साथ वापस आना शुरू हो गया। इसी को अभी यहाँ पर तो देखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लेकिन यहाँ पर आपके साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गया। लेकिन शर्त क्या थी कि आपके इंसिडेंट एंगल आपके साथ किसके बराबर होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल की। उस वक्त शुरुआत हो गई, पर जैसे आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया क्रिटिकल एंगल से तो आपके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब आपने ज़्यादा कर दिया क्रिटिकल से तब आपके साथ रिफ्लेक्शन तो ख़त्म हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू हो गई, फिर ये आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक मीडियम में जब लाइट की रेज वापस आ जाए, सेम मीडियम में वापस आ जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। देखें ना सेम मीडियम है, पानी में वापस ही आ रहा है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर किसी दूसरी मीडियम में इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग आप देखें, याद रखें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपकी लाइट की रेज डेंसर से रियर की तरफ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया है कि लाइट की रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर, तो वाटर तो डेंसर है और एयर क्या है, रियर है। रियर मतलब हल्की है, भाई हवा से तो पानी डेंसर ही होता है, आपको पता ही है। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम। दूसरी कंडीशन ये होगी जो आपको मैंने बता दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगी क्रिटिकल की, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी थोड़े मैथमेटिकल इसका काम कर लेते हैं। तो स्लेला से इसका मैथमेटिकल काम करते ही मैंने आपको बताया था, एन आई इज इक्वल टू साइन थीटा आई इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू साइन थीटा आर। तो देखिए ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट कर रहा था, ये वो मीडियम है जिससे लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही थी, सॉरी। और ये आपके साथ वो है मीडियम है जहाँ पर लाइट की रेज जा रही थी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि शुरुआत ये कर रही है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो मैं इसी केस को लेकर चलूँगा कि यानी उस वक्त जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर हो गई तब जाके रिफ्लेक्शन ने 90 डिग्री होना है, मतलब वहाँ से फिर जाके रिफ्लेक्ट, अगर आप थोड़ा भी एंगल ज़्यादा करें क्रिटिकल से तब जाके रिफ्लेक्शन शुरू हो गई। तो ये नहीं, मतलब आपके साथ ये शुरुआती है, बिल्कुल जो आपके साथ मीन है, जो चीज़ है जहाँ से शुरुआत होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ये वाला कैसा है जब इंसिडेंट बराबर हो जाए क्रिटिकल के, याद रखें। ठीक है, तो एन आई तो आपका डेंसर वाला पोर्शन था और जो एन आर है वो तो आपका ऊपर वाला पोर्शन था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी पुटिंग कर लूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होगी जब आपके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा क्रिटिकल के, तो उस वक्त आपके साथ रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो देखें ना यहाँ पर थोड़ी पुटिंग कर लेंगे, तो एन आई इज इक्वल टू साइन थीटा ऑफ सी इज इक्वल टू एन आर। तो ये तो रिफ्लेक्शन एंगल तो 90 के बराबर हो गया, एज वी नो साइन 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ आपके साथ ऐसे हो गया कि n इज इक्वल टू साइन थीटा ऑफ c इज इक्वल टू एन आर। तो आप इस तरह कर ले कि साइन c को इधर रहने दें, एन आई को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आपके साथ कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी आपके साथ ये साइन को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये आपके साथ हो जाएगा एन आर डिवाइडेड बाई एन आई। यहाँ पर आपके साथ जो एन आर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस सिचुएशन में जो अभी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर एन आर जो था वो हवा थी। क्या थी हवा? एयर था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ क्रिटिकल साइन इनवर्स
एन आर आपके साथ 1 हो गया 1, तो ये आपके साथ हो जाएगा n। अभी इसको एन आई लिखने की ज़रूरत भी नहीं, तो ये आपके साथ क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हो गया। आप इसको लेबॉर्ट्री में भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आपकी ग्रेड 10 की जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस के साथ जो एसोसिएटेड बहुत सारे टर्म है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चीज़ बड़ी आसान होगी क्योंकि आप मिरर पढ़ चुके हैं, तो चंद चीज़ें जो आप मिरर में पढ़ चुके हैं वो आप इंशाल्लाह लेंसेज में पढ़ेंगे। और फिर बहुत ही मशहूर टॉपिक लेंस इक्वेशन, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।